बामिया की इस पावन धरती को, मामा बालेश्वर दयाल की कर्म स्थली भूमि को नमन करते हुए आज इस ऐतिहासिक दिवस पर वीर शिरोमणि राणा पूजा भील का वार्ता स्थापित हो रहा है। यह एक आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यहाँ के आयोजन कमेटी ने भी बताया कि 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं यहाँ पर प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या हम परमिशन लेकर स्थापित करें या ऐसे ही कर दें? नहीं तो ऐसे भी करके आता है हमको। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, झाबुआ जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि है, वो सारे के सारे मालाएं थे। अरे जिस राणा पूजा भील ने महाराणा प्रताप को शरण दी थी, उसको समझ लीजिए आपको भी शरण मिल जाएगी, वरना आपकी छुट्टी होने वाली है 2023 में। और बहुत सारी बातें बोल दी है, मैं सीधे पॉइंट पे जाऊंगा। क्रांति भाई, आपने बोला अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश के जो देश के युवा हैं, किसी और के लिए अभी लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर इतनी जनजागृति आ रही, खासकर हमारे धार जिले में एक ही दिन 2 पंचायत हो रही है, तो जनजागृति बहुत हो गई है। अब जो भी है, तो दादा भवन दादा का अनुसरण हम लोग युवा, हमारे युवा करते हैं। हमारे समाज के लिए जितने भी महान क्रांतिकारी समाज के लिए जो काम करते हैं, जैसे दादा ने बोला कि मिर्ची रोटी साथ में लेकर आए, हम लोग भी मिर्ची रोटी लेकर जाते हैं। और अभी हम डूंगरपुर दादा के समर्थन में गए थे, तो कांति भाई लोग ने कहा कि रास्ते में खाना खा लेना, पैसे में डाल रहा हूं। मैंने कहा दादा मध्य प्रदेश आओगे हम तो नहीं डाल पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को दे रहा है, तो जबरदस्ती दादा ने 2000 रुपए मुझे ट्रांसफर किए थे और हम लोग रास्ते में खाना खाकर आए थे। तो साथियों, ये जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, आज चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान का आदिवासी हो, चाहे वो झारखंड का आदिवासी हो, चाहे वो गुजरात का आदिवासी हो, चाहे वो महाराष्ट्र का आदिवासी हो, एक प्रेम है। हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में आए हैं, हम लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो लगता नहीं कि महाराष्ट्र में आए, क्योंकि वहां पर भी जाते हैं, अपने लोग मिलते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो एक जो भाईचारा मिला है। लेकिन जिस षड्यंत्र पूर्वक जो विचारधारा हमारे बीच काम कर रही है, ये गमछे क्यों डाले, बहुत कम लोगों को पता हुआ होगा, ये काला कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था है ना। तो कोई बात नहीं साथियों। और जैसे कि आयोजन कमेटी, अरे मत ढालो, कोई दिक्कत नहीं, इनको ऐसे भगा देंगे, पर नाम से क्या तकलीफ है, भाग जाएंगे। दादा ने राजस्थान से शुरुआत कर दी, मध्य प्रदेश से भी शुरुआत हो जाएगी। साथियों, कहना बहुत कुछ है, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि दादा भवन दादा एक समाज की ऐसी शख्सियत हमारे बीच बैठी है जो सतत सफर करते हुए हमारे बीच आए हैं। तो मेरा जो बाकी का जो समय है, मैं दादा के लिए छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरी देने की औकात नहीं है, समय छोड़ सकता, दे नहीं सकता। तो साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरी माताएं, मेरे बहनें, सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांगने का समय नहीं है, यह छीनने का समय है। और आपके धार जिले में, आपके झाबुआ जिले में एक ही भूरिया हुआ, ये अभी आजकल जो भूरिया चल रहे हैं वो दमदार लोग नहीं है, समझ गए होंगे ना मेरा इशारा किधर है। तो साथियों, इन्हीं लोग, यही लोग हमको इकट्ठे होने देना नहीं चाहते, यही लोग हमको समाज में जनजागृति लाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता है। ये कम लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं, और हमारे लोग काम कर रहे हैं। पहले तो प्रशासन ने डिस्टर्ब किया, और बाकी नेताओं ने थोड़ा बहुत काम किया होगा कि वहां उधर मत जाना, वो भड़काएंगे। राजस्थान के भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारी बातें बोलकर हमारे लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और हमारे लोग टूटते भी जा रहे हैं। लेकिन ये 2023 के बाद ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनजागृति बहुत ज्यादा आ गई है मध्य प्रदेश में। तो साथियों, बातें बहुत सारी है, कांति भाई जैसे मुझे भी बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, लेकिन दबाकर जा रहा हूं, बोलना बहुत कुछ है। लेकिन इस आयोजन कमेटी को, इस युवा टीम को मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हमारी आवश्यकता लगे, खाली मैसेज डाल देना। हम, जैसे कांति भाई रोज ने कहा है कि ये गमछा कफन भी है, तो हम लोग तो मरने से डरते भी नहीं है। और मैं कांति भाई और राजस्थान की टीम से कहना चाहता हूं कि वो भोपाल में एक सचिव बेटा है, वो आपका बाल भी उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर बैठे हुए और आपको सुरक्षित राजस्थान में
किसी में भी हिम्मत नहीं है आपको हाथ लगाने की, बहुत दूर है, आपको उंगली में नहीं दिखा सकते। मैं चैलेंज करके जा रहा हूं उन लोगों को भी। इसलिए आप लोग आए हैं भील प्रदेश में, आप लोग बैठे हो तो आंडू पांडू लोगों की आवश्यकता नहीं है, नहीं सकते। साथियों बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इतना संघर्ष के बाद आपने एक महान शख्सियत की मूर्ति यहाँ पर लगाई है, बिठाई है। उसके विचारों का अनुसरण हम लोग करेंगे, उसके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि वो राणा पूंजा भील कोई मामूली आदमी नहीं था। और ये बात हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो भोपाल में जाकर सो जाते हैं उनको भी हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी पंडाल जोर से गाने लगाएंगे। हम आका तो अभी फिलहाल तो जो भी है, लेकिन बता देना एक ही करके, फेंक से तो कोई नहीं बोला कि। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहार। जय आदिवासी। बहन भाई से अनुरोध है कि एक गीत हो जाए युवाओं की डिमांड पर। कौन सा गीत है वो बता दो। आगे बढ़ा। हे भागलो खुपुड़ो फुटला नो होला पानी चलो चलो कोरे पिटली फाटली गुबड़ी तीरती मिट्टी रोले रे मुट भरी है कहाना ने नडिल परो नीची दरानी तेरी मोनो मोनो हासे रे घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी। भागलो खुपुड़ो फुटला नो होला पानी चलो चलो कोरे रे पिटली फाटली गुबड़ी तीरती मिट्टी रोले रे मुट भरी है कहाना ने नडिल परो नीची दरानी तेरी मोनो मोनो हासे रे घोड़ा भूला मारा आदिवासी, घोड़ा भूला मारा आदिवासी। मुन को धोरी ने मारो रे दात अपना ताहा होल से को खुदार सुने गोचना पुकार सु गोचना पुकार सोने दुनिया के खवारे सु अपनो भी को भाई सुहतरा भूला मारा आदिवासी, हतरा भूला मारा आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मेरे को याद आ गई, जो हमारे दादा के बारे में गलत गलत थे वो भोपाल में बैठ के एक व्यक्ति लिखता है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके आका को वोट दीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए। हमारे बेरोजगार युवा परेशान हैं, वरना तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। और इसी कड़ी में आप जैसे कहा है यहाँ पर कि ढाबों का दिया मत करो, लेकिन दादा का स्पष्ट कहना है हमारे वैचारी गुरु भवनलाल जी का कि हमेशा। दोस्तों अभी आप सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग भी कल से शाम से ट्रेवलिंग करके अभी यहाँ पहुंचे। थोड़ा जल्दी आ जाते, लेकिन हम लोगों ने हमारे इलाके के अंदर माही नदी आ रही है और वो भी बिलोंग इलाके से आ रही है, तो हम माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है वो देखने गए थे और स्नान भी उधर कर लिया, इसलिए थोड़े से लेट हो गए। तो सरदारपुर वाले भाई बार बार बोल रहे हैं कि आपको सरदारपुर में भी आना है, तो हमको आज लगा कि सरदारपुर जाना ही चाहिए। तो आने वाले समय में हम सरदारपुर का कार्यक्रम भी देंगे। अभी हमारे कभी भी आदिवासी परिवार में किसी व्यक्ति का नाम लेना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, न करके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मध्य प्रदेश में आने के बाद में और कुछ बातें यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को हमें इग्नोर नहीं करना है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आदिवासी विचारधारा के लिए काम करता है, जो व्यक्ति आदिवासियों को जोड़ने के लिए काम करता है, जो इस प्रकृति संस्कृति को बचाना चाहता है, कुदरती संस्कृति को बचाना चाहता है और पूरे जीव जगत को बचाने वाली समाज व्यवस्था को बचाना चाहता है, हर एक आदमी का हमें सम्मान करना है। ये आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये इसलिए कहना चाहता हूं कि कई भाई हमारे राय साहब का विरोध करते हैं, ये मैं उचित नहीं मानता, मैं उचित नहीं मानता। महेंद्र भाई का या फिर हमारे दूसरे साथियों का कोई लोग विरोध करते हैं, उसको भी मैं उचित नहीं मानता। और दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका भी हम लोग यदि विरोध करते हैं तो यह भी मैं उचित नहीं मानता। इवन में एक भी आदिवासी का विरोध नहीं करना चाहता। आदिवासी तो दूर की बात है, किसी भी एक इंसान का भी विरोध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं विरोध करना चाहता? एक भी व्यक्ति जो आज हमारे साथ जी रहा है, किसी का भी विरोध हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आदिवासी पूर्वज ये मानते आए हैं कि जो व्यक्ति अभी हमारे साथ जी रहा है वो पुनः इस धरती पर कभी लौट के वापस नहीं आएगा, ये हमारे पूर्वज मानते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति आज जो हमारे साथ जी रहा है, हर एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोबारा इस धरती पर वापस नहीं आएगा। न महिला आएगी वापस, न पुरुष आएगा,
न कोई जानवर हमारे साथ जी रहा है, वो भी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका डीएनए इस धरती पर जीवित रहेगा, इसकी गारंटी है। हजारों लाखों साल से हमारे पूर्वजों का डीएनए हमारे अंदर आज जिंदा है, इसी तरीके से अगली पीढ़ी में भी वो डीएनए जिंदा रहेगा, ये बात सच है। लेकिन हम वापस इस धरती पर नहीं आएंगे, ये हमारे पूर्वजों की मान्यता है, और ये साइंटिफिकली आपका कुदरती तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो गया है, ये बात गलत नहीं है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, जो डॉक्टर इंजीनियर कर रहे हैं, उनको पता है। यहाँ पर हमारे 3 से 4 तो डॉक्टर बैठे हैं, मान्यवर कमल जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डिंडोर साहब बड़े अधिकारी बैठे हैं, और बहुत सारे भाई हमारे बीच में, जिन लोगों का स्टडी बहुत बढ़िया है, जिन लोगों का जानकारी बहुत अच्छा है, उन तमाम लोगों को मालूम है कि एक एक इंसान की कितनी वैल्यू है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनका क्या? ये सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध करते हैं वह अज्ञानी है। तो जो लोग अज्ञानी हैं, तो अज्ञानी बीमारी भी मानना चाहिए। मैं 2011 में बीमार पड़ा। कब बीमार पड़ा? तो मैंने कई लोगों को ठीक कर दिया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। 2011 में भी बीमार हुआ, मैंने कई लोगों की मानसिक बीमारी ठीक कर दी, मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, ये बीमारी होने के बाद ही मैं ज्यादा फेमस हुआ, और आज की तारीख में न जाने कितने लोगों ने मेरे फोटो लिए, मुझे ही पता नहीं। अब तो मैं फोटो लेना भी नहीं चाहता, थक जाता, कार्यक्रमों में ऐसा होता। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो बीमार है। तो बीमार लोगों का इलाज क्या है? दवाई करनी पड़ेगी। मेरी बीमारी तो लाइलाज है, और दवाई ज्यादा खाऊं तो और ज्यादा मेरे पेट में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं दवाई खाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे को चाहे कितनी भी जिंदगी मिले, मेरे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनका इलाज कर दूं। मैं ऐसा डॉक्टर भी हूं और शिक्षक भी हूं। एक शिक्षक का दायित्व होता है अपने बच्चों को अपने द्वारा हासिल ज्ञान या अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया और पिताओं के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया, पूरी जिंदगी के अनुभव सिद्ध ज्ञान जो हासिल किया, वो बच्चों को देना, ये तो हमारा पेशा हुआ। बच्चों को हम ज्ञान देते हैं स्कूल के अंदर, ये तो हमारा पेशा हुआ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? यदि अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मैंने नहीं लगाया होता तो क्या मैं शिक्षक बनता? बनता क्या? नहीं बनता। अब हमारे ये भाई डिंडोर साहब हैं, क्योंकि वरिष्ठतम साथी है, उनका उदाहरण दे दूं। डिंडोर साहब का बीर के नाम का सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या डिंडोर साहब सर्विस कर पाते? नहीं कर पाते। यदि किसी को लगता है कि मैं तो मेरी योग्यता से बना हूं, तो क्या हमारा पिताजी, हमारा दादाजी क्यों सर्विस में लगा? वो अयोग्य था क्या? वो तो हमारे से ज्यादा योग्य थे। वो हमारे से ज्यादा योग्य थे। उनके पास सामाजिक शिक्षा थी, हमारे पास मात्र एकेडमिक एजुकेशन बड़ा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अकादमिक एजुकेशन हमारा बड़ा है। वो भी शिक्षित थे, वो सामाजिक शिक्षा थी। तो एक शिक्षक का यह भी दायित्व होना चाहिए कि अपने समाज का सामाजिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो अपने द्वारा हासिल किया गया है, वो समाज को भी देना चाहिए। केवल बच्चों को देना पेशा है, जिसके बदले पैसा मिलता है हमको। पैसा का मतलब व्यवसाय, जिसके बदले हमको पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। तो जो मेरे नाम से सर्टिफिकेट बना, जाति प्रमाण पत्र बना, अनुसूचित जनजाति का, आदिवासी नाम का जाति प्रमाण पत्र बना, उसकी वजह से मैं नौकरी लगा। उसके लिए मैंने क्या किया? तो उसके लिए मैं कर्ज चुका रहा हूं मेरे समाज को। बवरलाल परमार के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है, भील आदिवासी समाज का मैं बेटा हूं, उसके नाम से सर्टिफिकेट बना। तो मैं मेरे समाज का कर्जा चुका रहा हूं। मेरे पास जो ज्ञान है
जो चमत्कारी है, अनुभव सिद्ध ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, प्रकृति संस्कृति का नॉलेज है, कुदरती संस्कृति का नॉलेज है, वह मैं शेयर कर रहा हूं मेरे समाज को। तो मैं कौन सा नवाई कर रहा हूं? नवाई अगले नवाई त्योहार के लिए एहसान नहीं कर रहा हूं भाई लोकेश। नवाई हो जाए क्यों? क्योंकि उधर दिमाग में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो जाए, जो भी है। कहने का मतलब ये है, कल लोकेश हम लोग नागपुर भी थे। मैं जो बात बताना चाह रहा था कि हम लोग दो चीज काम कर रहे हैं। एक काम तो हमको जो वेतन मिल रही है उसके लिए हम लोग हमारे पेशे के प्रति हम जिम्मेदार हैं और विश्वसनीयता से काम कर रहे हैं, वो हमारी नौकरी है। और हमने हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगाया, इस वजह से हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। कल हम लोग भाई लोकेश ने, उनको आप पूछ सकते हैं, हम लोग गए थे नागपुर। वहां थोड़ा सा कुछ बातें हम लोगों को, अब यहाँ मन से बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारा समय बिगड़ गया, मैनेजमेंट समय का ठीक नहीं हो पाया और मन संचालन भी थोड़ा सा आदिवासी परिवार अपना जैस का है, उस तरीके का क्वालिटी का मुझे तो ठीक नहीं लगा। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट हुआ, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। जिस तरीके से प्रचार हुआ कार्यक्रम का, उस तरीके से थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना बाहर से आता है तो कम से कम आधा घंटा होना चाहिए ताकि अपनी बात कह सके। और बहुत अच्छा विषय था, उस विषय के बारे में वहां जो मैं नहीं बोल पाया, मैं यहां आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो इसलिए रखना चाहता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग हमको कहते हैं आप भील के नाम पर मत बोलो, आप आदिवासी के नाम पर बोलो। आदिवासी सारे इंडिजिनस पीपल हैं, उनका एक समुच्चय नाम है। ऐसे ऐसे समझ में आया? सबको मिला करके ये आदिवासी बना, बरोबर है? अब मुझे बता दीजिए, आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? बताइए आप में से कोई भी। वो बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, बोली। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बताई, बोली। बहुत सही बात बताई, बोली हमारी पहचान है, प्रथम कसौटी। अब बताइए, आदिवासी बोली होती है क्या? आदिवासी बोलियां हो सकती है, बोली नहीं होती, ध्यान रखो। आदिवासी बोलियां हो सकती है, आदिवासी बोली नहीं होती। डोगरा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो बोली कौन सी है? भीली। बोली कौन सी है? भीली। भीली बोली में आदमी को क्या कहते हैं? भील, ठीक है। और आदिवासी बोली में महिला को क्या बोलते हैं? भीली बोली में महिला को क्या बोलते हैं? भीलन। ध्यान रखो। इसी तरीके से गोंडी बोली के अंदर आदमी को गोंडी कहते हैं और महिला को गोंडनी कहते हैं। वो हमारे इंदौर वाले मैडम, अपने क्या नाम है? कांति भाई? नहीं, वो ध्रुवे मैडम, सुशीला मैडम लिखते हैं गोंडनी। सुशीला जी ध्रुवे। मेरी जिंदगी में एक महिला मैंने इतनी साहसी देखी, मेरे से ज्यादा साहसी है वो महिला, सुशीला जी ध्रुवे। उनके लिए आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप उनका एक बार इनके साहस के लिए तारीफ कर जाकर बड़े साहस के साथ लोग दिखते हैं अपने समाज के लिए, बोली के लिए, धर्म संस्कृति के लिए। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था 2013 में इंदौर में, पहली बार मिले थे। मेरे को सजेस्ट किया था, गोवर भाई आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोली पर और धर्म संस्कृति पर बोला करें, ये सजेशन उन्होंने दिया था। और इसको रिसर्च करते हुए बोलते 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 बहुत बड़ा जनजागरण हो गया, हम लोग बहुत बड़े संकट में भी आए। लेकिन वो सजेशन उस महिला ने दिया था। वो मेरे से साल भर 2 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, वो बहुत साहसी महिला है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बोली पूरे देश के अंदर, जिस बोली के अंदर आदमी को जो बोलते हैं वही उस कम्युनिटी की बोली का नाम है। ये बात हमको ध्यान रखना। तो सबसे पहली कसौटी क्या है? बोली। उसी बोली के अंदर आदमी को जो कहते हैं वह कम्युनिटी नेम है।
अब सवाल पैदा होता है आप लोगों के सामने कि कौन सा ऐसा समाज है जिसके अंदर पूजा का काम महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है? ऐसा कौन सा समाज है? पूरे देश के अंदर जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, पूरे देश के अंदर सभी आदिवासी समुदाय के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, आदमी भी पूजा कर सकता है। ये केवल और केवल आदिवासी के समाज के अलावा किसी समाज में नहीं है। भाई हम लोग कल लोकेश भाई ने हम लोग बात करते थे, हमारे पास ही हमारे आसाम के भाई बैठे थे, है ना? तो मैं ऐसा भी कहना चाहता हूं, यदि उधर कभी पूजा पद्धति का अपन अध्ययन करना चाहें तो कल हमारी बात भी हुई है, हमें कुछ साथियों को देखने के लिए जाना चाहिए। वहां पर पुरुषों का भी अलग पूजा विधान होता है, महिलाओं का भी अलग होता है। जहां महिलाओं का पूजा विधान होता है वहां पुरुष नहीं जा सकता, लेकिन आदमी का पूजा विधान होता है, वहां महिला आ सकती है। तो अब दूसरा सवाल है, मैंने कम्युनिटी का एक गुण बताया, सिंगल गुण, कि आदिवासी समाज, जितने भी आदिवासी समाज है, आदिवासी कम्युनिटीज है, उन सब के अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। इट्स ओके? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे भाई दिमाग वाले भाई हैं, मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बराबर? ओके। अब ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पूजा कर सकते हैं? अरे यार सॉरी भाई, पटवारी साहब बताओ, आपने क्या कर्मचारी तो इस बात हो। अच्छा, तो कौन सा, देखिए मैं थोड़ा सा धीरे ही बोलना चाहूंगा पर बेटर तरीके से समझाना चाहता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो कौन सा ऐसा समाज है या धर्म है जिसके अंदर महिला भी पूजा कर सकती है, पुरुष भी पूजा कर सकता है, महिला भी महंत बन सकती है, पुरुष भी महंत बन सकता है? कौन सा धर्म है? आदिवासी धर्म ऐसा बोलते। इसके अलावा जैन धर्म में शादियां होती है, इसके अलावा है, इसके अलावा दूसरों में भी होता है, लेकिन महंत और पुजारी के रूप में शायद नहीं होता है। न क्रिश्चियन में होता है, न आपका क्या कहते हैं मुस्लिम में होता है, न यहूदी में होता है, और न ही हमारे देश में जो धर्म के नाम से प्रचारित किया गया। अभी भागवत साहब ने वो जो कौन सा कार्यक्रम था आपका विजयदशमी वाला, एक शब्द भी नहीं बोला, हमेशा सनातन 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 सनातन, और सनातन बोल करके वो आदिवासियों के अंदर घुस जाते हैं। ये बात ध्यान रखिए, उसके अंदर भी ऐसा नहीं है। अब बता दीजिए, प्रकृति मूलक और मानवता के लिए पूरे जीव जगत को बचाने लायक धर्म किसके पास है? किसके पास है? वो संस्कृति किसके पास है? केवल आदिवासी के पास में। चाहे वो गौड़ हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो भील हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम लोग हमारी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से, पूरे लगन से समाज में काम करके जन जागरण फैला रहे हैं, और हमारे युवा साथी उसको हाथों हाथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी युवा साथी जयंत और हमारे जो आदिवासी परिवार से जुड़े हुए साथी हैं, सबके लिए हमें सम्मान करना है। किसी भी व्यक्ति का हमें नीचा नहीं दिखाना है, उसको गलत नहीं मानना है। जब आदिवासी परिवार बना, पहली ही मीटिंग के अंदर जयंत के लोग थे, उस मीटिंग के अंदर भी हमने बोला है कि हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं करेंगे। 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर हम जन जागरण करेंगे 2020 तक, ऐसा हमने उस दिन सोचा था। लेकिन उससे भी पहले हम आगे निकल गए, लेकिन हमने किसी को पछाड़ने का कोशिश नहीं की। कोई एक व्यक्ति बता दे किसी दूसरे संगठन का कि मैंने मेरे से कम किसी को समझाओ, आज तक एक बंदा दिखा दो। भंवरलाल परमार ने छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो 20 साल का हो, उसको अपने से कम माना हो, एक उदाहरण बता दीजिए। मैंने कभी नहीं किया। ये गुण आपके अंदर आना चाहिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों। हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है, बड़ा बुजुर्ग है। हमारे भील समाज के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर उम्र के अनुसार सम्मान दिया जाता है। होली दिवाली पर हमारे घरों में बैठने जाते हैं, जिसके घर मरण हो जाता है, मृत्यु भोज काटता कहते हैं, पांडा कहते हैं, उसके अंदर जाते हैं,
तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, वो कभी भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के आगे नहीं चलता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो आगे चलेंगे। ऐसा सम्मान हमें बड़े बुजुर्गों का भी करना है। ये हमारे बुजुर्गों का जीवन मूल्य है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। और एक व्यक्ति इस सामाजिक जनजागरण सीखने सिखाने के चक्कर में एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि बाबा जी, हमारी एक उम्र है, हमारा एक समय है, हर व्यक्ति का एक समय होता है 5 से 10 साल, उससे ज्यादा वो जन जागरण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो हमारा एक समय होता है, उस समय के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमारे पीछे 10 साल वाले लोग हैं, उनको अपने जैसा बनाना चाहिए, अपने जैसा बनाना चाहिए। मैं इसी विचार से प्रेरित होकर के मेरे से 10 साल के आसपास वाले लोग हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। और मुझे खुशी है, 2013 के अंदर एक कांटे में हमारी बात हुई थी। मेरे जोश में कांटे में बोल दिया, क्या बोल दिया कि मेरे जैसे 100 लोग पैदा हो जाए तो डूंगरपुर का नक्शा बदल देंगे हम लोग, ऐसा मैंने बोल दिया। उस समय आदिवासी परिवार नहीं बना था, हम संगठन में जरूर काम करते थे। तो हमारे डॉक्टर साहब जेके रॉक्स डॉक्टर साहब है, वो भी इस कांटे में थे। उन्होंने कहा तुम 100 कहते हो, मैं तो कहता हूं 10 हो जाए तो भी डूंगरपुर का नक्शा बदल जाएगा। और किसको मालूम था, उस समय मेरे ये सफेद दाग के 2 साल हो चुके थे, किसको मालूम था कि ये सफेद दाग वाला आदमी लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा, किसको पता। कल हम लोग वहां गए, लड़के लड़कियां, बहुत अनजाने लोग कह रहे थे कि आपको हम यूट्यूब से देखते, और इन लोगों ने बहुत सारी बात हमको शेयर भी किया और हमारे इलाके में आना, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता। दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ मैं बात करना चाहता हूं, और वो सभी लोगों पर लागू होगी। हमें किसी भी इंसान को थप्पड़ मारने से भी रुकना चाहिए, बचना चाहिए, किसी का बिल्कुल नहीं। मुक्का मारने तो दूर की बात है, लात मारने की तो दूर की बात है। ये देश आदिवासियों का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और तुम इस धरती के मालिक हो। यदि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और आप भी मानते हो, तो आपको किसी को थप्पड़ मारना का सोचना तक नहीं है। हम केवल विचारों के आधार पर, हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के आधार पर सारी मानवता को चेंज कर सकते हैं। यह हुनर हमें है, और ये जानकारी हम लोग पूर्ति करें। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को हमें थप्पड़ मारने का भी नहीं सोचना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं, डेमोक्रेसी है देश में, लोकतंत्र, और लोकतंत्र 1950 से पहले केवल और केवल आदिवासियों में था, केवल और केवल आदिवासियों में था। देश आजाद होने से पहले, जिसको हम संविधान कहते हैं, संविधान का प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, वो जीवन मूल्य भी आदिवासियों में जीता थे। इसलिए हमें संविधान का पालन करना है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना है। और ये देश हमारा है, तो देश की एकता, अखंडता के लिए हमें प्रयास करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूं, हमें किसी को नॉन वायलेंस देते हुए किसी को थप्पड़ मारने का भी हमें सोचना। सांप होता है, वो केवल फुंकार मार दे तो भी उसके आसपास कोई आता नहीं। तो बिल नो डाग ने हाथ नो डाग बराबर नहीं हमारे कहीं, हमारे कहीं, हमारे कहीं नहीं कहीं, हमें तो पता नहीं। हाथ नो डाग के बिल नो डाग बराबर ए हमारे कहीं। खाली फुंकार से ही काम हो जाएगा तो किसी को मुझे लगाने की क्या जरूरत? जो नागपुर में यही बात को बोलना चाह रहा हूं, समय एडजस्ट नहीं हुआ। आज की तारीख में पूरे देश के आदिवासियों को केवल वैचारिक जागरण करना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि हम लोग हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों को मानते हैं, हमारे पूर्वजों की संस्कृति मानते हैं, तो हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों? उदाहरण देता हूं, आज प्रक्षेपास्त्र का युग है कि नहीं? सही क्या बोल रहा हूं? एक प्रक्षेपास्त्र पूरा दुनिया के किसी भी इलाके के अंदर हमला कर सकता है। वो जमाना है, और आदिवासी आज भी 3 धनुष से घूमते, और 3 धनुष लगा हुआ होगा तो वो तो प्रक्षेपास्त्र से नहीं डरता, ऐसा धैर्य दिखाता है। सही कह रहा हूं? अब तीर के अंदर तीर है ही नहीं तो भी ऐसा मानता है, यहाँ धनुष और वो हो ना, तो प्रक्षेपास्त्र से नहीं डरे, इतना धैर्य दिखाता है। सही है? हमारे पूर्वजों ने कभी भी औजार या सुरक्षात्मक तीर धनुष है उससे आगे बढ़े ही नहीं, कभी बढ़ेगा?
इसका कारण क्या है? ये कभी रिसर्च किया आपने? नहीं किया। हमारे पूर्वज अहिंसक थे, हमारे पूर्वज हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसक कौन थे? इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने हथियारों का आदेश नहीं किया। बाबर 6000 सैनिक लेके आया, 1 लाख सेना राणा सांगा के पास था, हार गया। कारण क्या था? बारूद लेके आया था, बंदूक लेके आया था, तोप के गोले थे। और हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के राजपूत उस जमाने में 100 के करीब राजा थे खानवा के युद्ध में, वो समझ नहीं पाए ये क्या है, और बाबर जीत गया। ये टेक्नोलॉजी से लोग जीते। और आज इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग की जुल्म से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण क्या मालूम है आपको? ये केवल हमारी पहचान के लिए हम रखते हैं। आज भी किसी को हम हानि पहुंचाना नहीं चाहते। ये हमारे पूर्वजों का जीवन मूल्य है। पूरी दुनिया के अंदर मात्र आदिवासी है जो अहिंसक कौम है, इसके अलावा कोई अहिंसक कौम नहीं है। ये बात आज आप यहां से लेके जाइए मेरे भाई। मन से भी हानि नहीं पहुंचाते। हमारे पूर्वजों के पास दुश्मन व्यक्ति, जिससे हमारे बाप को भी मारा होगा, दादा को भी मारा होगा, हमारे राजा को भी मारा होगा, लेकिन शरण लेने के लिए हमारे पास आया, हमने उसकी रक्षा किया, हम बलिदान हो गए, लेकिन उसको हानि नहीं पहुंचाने दिया। इसके बहुत सारे इतिहास के अंदर रेफरेंस है। राणा पूजा भी इसमें आता है और बहुत सारे महापुरुष यहां तक का भी है, लेकिन उस पर अभी जाना नहीं चाहता। इससे 2 बातें आपको विशेष करके याद रखनी है कि आदिवासी समाज है वो दुनिया का बेस्ट धार्मिक सोच, दार्शनिक सोच, नैतिक मूल्यों से प्रेरित है आदिवासी समाज। इससे उसको बचाने की जरूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, हमको किसी का भी नुकसान करने की सोच हमें नहीं कायम करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि हमारे इलाके में एक सांप होता है जिसका 2 तरफ मुंह होता है, ऐसा कहते हैं आलू, बराबर है? आलू रस्सी तो हो गए चटकोर। अच्छा, काटो पानी। तो हमारे छोटे बच्चे जानते हैं इसको, ये तो काटने वाला है नहीं। छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 6-7 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जानते हैं ये तो काटने वाला है नहीं। तो इसको बहुत ठोकते हैं, मर नहीं जाए इतना ठोकते हैं। और वैज्ञानिक लोग, जीव विज्ञानी लोग बताते हैं कि वो किसान का मित्र है, लेकिन बच्चे खूब ठोकते हैं इसको, लेकिन वो मरता नहीं। हमें आगरा सेवा किया, आपको मार पड़ेगा नहीं मतलब ऐसे। हम भी अहिंसक हैं, शाकाहारी जीव के समान आदिवासी, इससे आदिवासी पर शोषण दमन होता है। समझो, आज आदिवासी लोग खेती बाड़ी की जमीन से बंजर भूमि पर बैठे हैं, आदिवासी लोग अच्छी भूमि से जंगल में बैठे हैं, आदिवासी लोग अच्छी भूमि से पहाड़ के अंदर बैठे हैं। उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, हम अहिंसक हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस वजह से हमारे साथ दमन होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। अब सवाल पैदा होता है, इस शोषण, दमन, उत्पीड़न का इलाज क्या है? वो इलाज भी हमारे पास नहीं। वो इलाज क्या है? एक ही इलाज है, सिंगल। या तो खत्म हो जाओ इस धरती से, यहाँ उल्टा नाम लिख इस धरती से खत्म हो जाओ। एक इलाज तो ये है, और इस धरती को आबाद करो, ये दूसरा इलाज है। आपको आबाद करो। गुरु नानक देव का एक वचन है, वो एक गांव में गए तो लोगों ने बहुत बड़ा भला बुरा कहा, तो उन्होंने कहा आबाद रहो। और एक गांव में उनका बहुत सम्मान हुआ, तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। तो चेलों ने पूछा कि सारे जिन लोगों को गालियां दिया वो तो तुमने आबाद करो ऐसा कहा, और जो अच्छे व्यवहार किया उनको उजड़ जाओ ऐसा कहा। तो उन्होंने बताया उजड़ जाओ इसलिए कहा कि सज्जन लोग जहां भी जाएंगे वहां सज्जनता का प्रचार करेंगे, और इस पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुर्जनता हार जाएगी और सज्जनता जीतेगी। तो आदिवासी जीवन मूल्यों से प्रेरित आदिवासी परिवार के बच्चे बच्चियां, जयस के बच्चे बच्चियां अपने विचारों से प्रेरित होकर के पूरे आदिवासी समाज के अंदर जाएंगे, तो ये तमाम प्रकार की दुर्जनता खत्म हो जाएगी और आदिवासी एकता प्रस्थापित हो जाएगी। आदिवासी एकता प्रस्थापित होने से हम लोगों का उत्पीड़न, दमन, शोषण समाप्त हो जाएगा। यह बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई। एकमात्र इलाज आदिवासी एकता के अलावा कोई इलाज नहीं। आदिवासी एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? हाँ, धर्म और राजनीति की बात है, बहुत बड़ी। आदिवासी एकता नहीं होने का एक बड़ा कारण उससे भी महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। टाइम हो रहा है, लेकिन
तीन रुपया तो जाना आज 2 लाख फुट है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। न जाने जागुआने का मुझे क्या हो जाता है, ऐसा पहले वो वहां भी हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए मेरे भाई, हम लोग आदिवासी लोग हैं, क्या बोलता है? हाँ, बड़ी बात है, आदिवासी एकता बड़ी बात है। एक चीज ऐसी है कि किसी संगठन को तोड़ना है तो पहले नंबर वाले आदमी को टारगेट करते हैं, वो लोग दूसरे नंबर वाले हैं। अच्छा, रामायण के अंदर जो 2 बाली सुग्रीव थे, उनमें सेकंड वाले को टारगेट किया फर्स्ट वाले? मैडम, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वाला। अच्छा, रावण और विभीषण था, उनमें फर्स्ट वाले सेकंड वाले? सेकंड वाले। बराबर। ऐसा ही राजस्थान के इतिहास में देखोगे तो मुगलों ने भी ऐसा ही किया। राजा का छोटा भाई था, उसको अपनी तरफ दिया गया, शक्ति सिंह, और एक दूसरा भाई था। ऐसा ही मराठों के साथ में भी हुआ, मारवाड़ वाले राठौड़ के साथ में। वही राठौड़ इधर आके जागुआ के भीलों को हरा करके यहाँ राज कर बैठे, समझ राइट? हरिराजपुर में भी राठौड़, यहाँ भी राठौड़, रतलाम में भी राठौड़, वो वहीं से। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, उन लोगों ने सेकंड आदमी को ही क्यों सेलेक्ट किया? रामायण में भी उदाहरण है, इतिहास में भी उदाहरण है, आपके गांव में भी उदाहरण है। सरपंच किसको बनाया होगा? जिसके परिवार के लोगों ने आदिवासी विचारधारा के लिए काम नहीं किया होगा, जिन्होंने चाटुकारिता किया होगा राजे रजवाड़ों के टाइम में, ठाकुरों के टाइम में, उसी को सरपंच बनाते हैं। हमारे इलाके में ऐसा होता है, आपके इलाके में क्या बात करो, इधर भी होता है। एमएलए भी ऐसे आदमी को बनाते हैं जो चाटुकारिता कर सके, बोल नहीं सके, और समाज के लिए तो एक लाइन नहीं बोले। हमारे उधर ऐसा होता है, आपके इधर भाई आपने रोजगार करता है सब में। ये कितनी भयंकर बीमारी है, ये मेरे शरीर में बीमारी है, उससे भी भयंकर बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। वो लोग कमजोर आदमी को बड़ा पद देते, गिराएंगे लोगों। वो लोग कमजोर आदमी को, अयोग्य आदमी को, लालची आदमी को, स्वार्थी आदमी को बड़ा पद देते हैं। तो जो वो योग्य नहीं होता है, इतना बड़ा पद दे देते हैं, तो वो विचार करता है थोड़ी सी गुलामी कर लेने में क्या दिक्कत है? क्या बोलता मामा जी आते हो बात राइट है। मैं तुम्हारे बोलवा वैसे तरी से आप लोग तो, क्योंकि आप जो बोले उसको पूरा करना है, मुझे ऐसा सोचता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी परिवार और जयेश ने ऐसा सोचा है, योग्यतम आदमी है वो आ जाना चाहिए। क्या आपका क्या कहना है? योग्यतम आदमी, समाज के लिए बोलने वाला आदमी, समाज के लिए लड़ने वाला आदमी, संसद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे कोई भी हो, गांव हो, पंचायत हो, जिला परिषद हो, जनपद हो, हर जगह समाज की बात करे, ऐसा आदमी हमें आगे भेजना चाहिए। क्या हमारे समाज ने पिछले 75 साल में ऐसा किया? इसी एक बीमारी को ठीक करने पर, इसी एक बीमारी को ठीक करने पर हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या आदिवासी के लिए जो फंड आता है हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए, सिविल फाइट के लिए, क्या 50% खर्च होता है आपके इलाके में? हमारे भी होता है, इवन दूसरे काम के लिए हो सकता है। हमारे तो ऐसा भी रेफरेंस है, अभी की सरकार के टाइम में जो विपक्ष के लोग हैं उनके इलाके तो सिविल एरिया है, उसके अंदर पैसा नहीं दिया। ऐसे भी कारण आदिवासी के हित के बाहर जा करके पैसा खर्च करेगा। तो यदि लड़ाकू लोग का मतलब बोलने वाले लोग, सवाल खड़ा करने वाले लोग, लड़ने फिरने वाले लोग, यदि विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, जनपद के अंदर, जिला पंचायत के अंदर जाएंगे तो क्या बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता? ये एक बदलाव होगा, ऐसा सोच करके ही मैं इतना बीमार होने के बाद, इतनी परेशानियां झेलने के बाद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी इसके बगैर कभी नहीं आएगी, ऐसा मैं मानता हूं। यदि आप लोग भी ऐसा मानते हैं तो आज के बाद में ये तेरी जयस, ये मेरी जयस, ये मेरे भाइयों बिल्कुल बंद करना होगा। मैं बिलाला, मैं पटिया, मैं बादला, ये भी खत्म करना होगा। यदि खत्म नहीं करते हो तो 1931 का सेंसस एक बार पढ़ेगा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है ये भील वंश के सब ग्रुप हैं, ये लिखा हुआ। हमें इस तरीके से लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये मैंने लिखा 1931 में मेरा दादा था, मेरा दादा ने शादी भी नहीं की, मेरा दादा की शादी 1935 में हुई। हमारे बीच में शायद मामा जी का फोटो है नहीं यहाँ पे,
हाँ दिखती रहा है ये। तो उनको हम नमन करते हुए आपके बीच में दो बातें रखना चाहेंगे। उस समय पूर्व हमारे कमलेश भाई ने एक बात रखी थी, मुगलिस्तान। ना तो मैं मुगलिस्तान से आया हूँ, ना तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, ना तो मैं राजपूताना से आया हूँ, ना तो मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं इसी धरती भीलबटास की धरती से आपके बीच में आया हूँ। ये भीलों की धरती है, इसी के बीच में से हम आपके बीच में आए हुए हैं। हमने यहाँ पे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और आप सभी लोगों को जन जागरण के मार्फत से बताया है। साथ साथ में जो यहाँ का पीली क्रांति है देश, उसके साथ में भी मिल के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। साथियों, आज जो हम पूजा भीम की जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, गाथा स्थापना कर रहे हैं, उस गाथा स्थापना में आपके बीच में जो व्याधान आया, उस व्याधान का, उस समस्या का जिसने भी विरोध किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी चाहे हमारा हो चाहे पराया हो, लेकिन उसको 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो वो आपका जो जितना भी एक खाता जता जमीन दिया है, उस जमीन का विरोध ये लोग नहीं करते। और एक साइड में आपका भी, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कहना चाहूंगा जिस राज्य में जिसकी सरकार होगी उसको जरूर पोसा जाएगा, उसको जरूर हम लोग भला बुरा करेंगे। अभी आपका पैसा एक्ट हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, वो पैसा एक्ट नहीं है, कचरा एक्ट है। कचरा, वो कचरा, बिल्कुल कचरा, कोई पैसा फैसा नहीं है। जो आपको होना चाहिए था मूल रूप से, वो है ही नहीं। और आपके वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जो पैसा एक्ट बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने आदिवासियों से पूछा क्या? किसी भाई से पूछा क्या पैसा एक्ट बनाया अभी आपका हाल फिलहाल में? कोई नहीं पूछा। वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए कुछ लोग जो उनको खाने को मिलता है, कच्चे पहनने को मिलता है, ऐसे लोगों ने पैसा एक्ट का निर्माण कर दिया। और जो मूल आदिवासी है, जो मूल धरातल पे रहते हैं, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक संगठन को नहीं पूछा गया, जिसकी वजह से ये सारा आपका लफड़ा पड़ा है। तो जो पैसा एक्ट बनाया वो मेरे हिसाब से या फिर आपके हिसाब से भी मध्य प्रदेश का सही नहीं है। पैसा एक्ट, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, पूजा भीम की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में हमारे देश के अंदर भारत का संविधान एक है, उसके अंदर 5वीं अनुसूची एक है, उसके अंदर 244वां एक है। तो पैसा एक्ट राजस्थान सरकार का अलग, गुजरात का अलग, मध्य प्रदेश का अलग। तो आदिवासियों को हलवा समझ रखा है क्या? तो थोड़ा थोड़ा फ्राई करके खा रहा है, फ्राई करके खा रहा है हम लोगों को ये लोग। ये आपका कुछ समय पहले ये रोड निकल रहा था, इस रोड के विरोध में भी हम लोग आए थे। सारी जमीन आदिवासियों की गई है, किसी और की नहीं गई है। मामा जी ने भी यही आंदोलन पहले लड़ाया था और बहुत सारा काम किया था मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के इलाके में। लेकिन आज हम मामा जी के काम को भूलकर किसी दूसरे के काम को अपने कंधों पे, अपने सर पे लेके तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है। अभी आप लोगों ने पूजा भीम का स्टेचू लगाने का जो निर्णय लिया, लगाना चाहिए। देश के अंदर महाराणा प्रताप है तो पूजा भीम भी होने चाहिए। वहां पे अगर महाराणा प्रताप का मूर्ति है तो यहाँ पूजा भीम का होना चाहिए। अगर पूजा भीम नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। ये इतिहास गवाह है, इतिहास बोल रहा, इतिहास बोल रहा। हम लोग एक बार गोविंदा गए थे, गोविंदा का नाम आपने शायद सुना हो ना सुना हो, हिस्ट्री के अंदर आता है उसका। महाराणा प्रताप का राज्य भी, मतलब राज भी किया था वहां पर। वहां पर कोई दूसरे लोग नहीं थे, वहां भीलों ने मिलकर महाराणा प्रताप का तिलक लगा के राज घोषित किया था। वो भी थे जो राज तिलक करने वाले और रक्षा करने वाले भी थे। लेकिन आज की तारीख में महाराणा प्रताप के वंशज हमारे साथ और आपके साथ में कैसा अन्याय कर रहे हैं, वो आप लोग सब देख रहे हैं, देख रहे कि देख रहे? महाराणा प्रताप की मूर्ति लगती है, हमें आपत्ति नहीं है। पूजा भीम की मूर्ति लगती है, पहले उनको मूर्ति लगती है, फिर अपने वालों को उंगली करता है, ये भाई तेरा आदत खत्म हो जाएगा, बंद करवा इसको, बंद करवा। और अपने वाले भी इतने नालायक हो चुके हैं कि दिन रात उसका चाटने के लिए बांटते सारे। ये मर्जी वगैरह में रखना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, दूसरा जा रहा है। अभी हमारे बीच में बैठा हमारी पूरी टीम बैठी, पूरी टीम 3 साल तक हमने विपदेश क्रांति मोर्चा का गोपन भाई ने कहा 3 साल तक रोड नहीं था, कुछ नहीं था। पूजा भीम का स्टेचू बनाने के लिए हमने वहां वोट भरा और उसी बीच में दूसरे समाज के लोग आ गए और तत्कालीन समय में वहां बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार को कहा गया इनको रोको, आदिवासियों को रोको। तो रोकने वाले को हमारे
हमारे ही एमएलए, हमारे ही वोट बेचे गए, जयपुर में चाय समोसा खा रहे और आपके भी वोट बेचे गए, भोपाल में चाय समोसा खा रहे, आपके लिए काम नहीं कर रहे। ऐसे ही हमारे जयपुर में गए हुए लोग ने वोट दिया हमको, मूर्ति बन के आ गई, नगर पालिका में पड़ी रही और मारा पूजा भीड़ का अपमान होता रहा। वो अपमान हमसे सहा नहीं गया और हम उनके वंशज और उनका पूरा हमारे में दौड़ रहा था, तो हमने हमारे स्वयं के पैसों से पूरे आदिवासी परिवार ने 1 मूर्ति आना चाहना जो भी चंदा आया 1,40,000 की मूर्ति लाके शादी पे उनके चढ़ा के हमने लगा और हमने कह दिया मुकदमा होगा तो हो गया, अभी भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन हमको आगे आके ऐसा काम करना होगा। लेकिन मुकदमे से डरने वाला आदमी वो आगे नहीं आएगा, वो तो कर्मचारी है जो कहीं कहीं सरकारी नौकरी में है, शासकीय में है, ऐसे व्यक्तियों को पीछे से देख सपोर्ट करना होगा। और हमारे जैसे लोग जो बेरोजगार है, जो समाज से भी लड़ रहे हैं और आपके सानिध्य में लड़ रहे हैं, इनको आगे करके मूर्तियां स्थापित करवानी होगी। मैं साथ में ये भी कहना चाह रहा था, महाराणा प्रताप है, महापूजा वीर है, लेकिन एक शेर और हुआ करता था हमारा, वो शेर मैं इनसे बड़ा ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अंग्रेज भी उनसे डरते थे और ट्रेन भी उनके सामने रुकती थी, सलाम करके जाया करती थी ट्रेन भी। वो था हमारा टंडिया भील, इंडिया का रॉबिन हुड, इंडिया का रॉबिन हुड। हम लोग कहीं मूर्तियों लगाने के चक्कर में टंडिया भील को भूल कर जाए। टंडिया भील की मूर्तियां भी चौराहे चौराहे पे होनी चाहिए। टंडिया भील ऐसा नायक था जिन्होंने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, अंग्रेजों और राजपूतों सामंतों को लूट लूट कर लाकर आदिवासियों गरीबों के पीछे पड़ा था। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में हमारे कौम में पैदा हुआ था, तो उनकी मूर्तियां भी हमको लगानी होगी। मात्र और मात्र इंदौर और भोपाल में लगाने से कुछ नहीं होगा। हमने भी ठान लिया है कि पूजा भील के जगह जगह चौराहे होंगे, अब अगला चौराहा हमारा टंडिया भील के नाम से होगा, हाथ में होगा, टंडिया भील के नाम से होगा। इसी के साथ साथ में जो आज हम बैठे हुए हैं, 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 13(3) की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल और ये 6ठी और 5वीं अनुसूची देने वाला एक ही व्यक्ति था, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा ऐसे महानायक थे जिनकी वजह से आज हम स्टैंड के नीचे बोल पा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते तो आज ये लोग हमको वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे थे। संविधान सभा के अंदर जयपाल सिंह मुंडा पहले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, अगर लोकतंत्र सीखना है तो हम आदिवासियों से सीखना होगा। ये सब जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा ने कहे थे। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, मैं 2-4 दिन से जयपाल सिंह मुंडा के जो डिबेट है उसको पढ़ रहा हूँ, 2-4 दिन हुए। उन्होंने एक बात का और विरोध किया था, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर किसी भी आदिवासी की राय संविधान सभा में नहीं मानी गई थी। और जयपाल सिंह मुंडा ने विरोध किया था कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग भी भारत के लोग हैं और मूल मालिक है, हमारी बात भी सुनी जाए। लेकिन हमारे जयपाल सिंह मुंडा की बात उस समय नहीं सुनी गई थी। इसलिए साथियों मैं कहना चाह रहा हूँ, आप संविधान का पालना करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जितना बाबा साहब को मानते हैं उतना हमारे जयपाल सिंह मुंडा को भी आपको मानना होगा, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, साथ में मैं वापिस टंडिया भील के ऊपर आता हूँ। साथियों हमारे वहाँ कालीबाई क्लास हुआ, जो 13 साल की उम्र में राजपूत सामंतवाद और अंग्रेज जिसके साथ कांग्रेस तो था ही नहीं, सामंतवाद की सेना के सामने लड़ते लड़ते गोली से शहीद हो गई। उस कालीबाई का भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कहीं मान सम्मान होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का हम मनाते हैं तो हमारा कालीबाई क्लासवा का भी हमें कहीं कहीं नाम रखना होगा। तो आजकल हम देखते आए हैं कि कालीबाई क्लासवा ये तो हमारी लड़कियां बेटी है, घाघरा ओढ़ने अपने कब्जों, अपने भीड़ भाषा में घाघरों का ओढ़ने का कब्जों, वो पहन के लड़ाई लड़ी थी और हार गई, जैसे इस मेघालय के लिए हार गई और अकेली भी आती थी, वो पहन के वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन बाद में जब मूर्ति बनाया, उस मूर्ति के अंदर यहाँ पे बोल लगाई थी, तो बोल को सिर्फ बहरी पढ़ने में जिन्हें शादी थी में वो लगाती है वो। लेकिन ये हमारे इतिहास के साथ में छेड़खानी कर रहे। तो अभी हमारा पहले कोई सरकार आई थी, अभी राजस्थान सरकार में कांग्रेस है, पहले बीजेपी सरकार थी, बीजेपी वालों ने कालीबाई क्लासवा का पूरा बोलिया ही बदल दी, पूरी पोशाक राजपूती पहना दी। हमने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा अरे सरकार लगाने तो लगाने दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में राजपूत कालीबाई ऐसा लिखेंगे वो लोग, क्या लिखेंगे? राजपूत कालीबाई, सोलंकी कालीबाई। अभी हमारे पंजाबी को होड़की है, उसको वहां के लोग सोलंकी राजपूत बता रहे क्यों बता रहे? आप लोग सोशल मीडिया पे पढ़ो। अभी हम लोग सीधा शब्द बोलते हैं टंडिया मामा, मामा ही बोल रहे हैं, कुछ लोग तो हमारे बहुत सारे लोग टंडिया मामा बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि हमने टंडिया मामा ही लिख दिया और वो लोग बाद में जब हम मर जाएंगे, जब हम जो धारदार लोग हैं वो मर जाएंगे, कुछ हमारा ऐसा हो गया, वो बोलेंगे
तंतिया मामा भी नहीं लिखा तो वो लिख देंगे तंतिया मामा पटेल, तंतिया मामा फलाना, तंतिया मामा टेकड़ा, ऐसा उल्टा पुल्टा लिख देंगे। इसलिए जो जिस कम्युनिटी से है उसका नाम निश्चित रूप से रखना होगा। इसलिए मैंने कल रात से सोचा था भीम तंतिया मामा, ऐसा भी आप लोग उनको नाम दे सकते हैं। तो साथियों, शायद इधर से भी कुछ एंगल आ रहा है और मेरे बाद में महेंद्र भाई हैं और हमारे बीच में बहुत दूर सफर करके बहुत भाई भी आए हैं और हमें विश्वास नहीं था कि एक समय पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि 2-4 अपना साथ में ले चले। इसलिए माया बहन को और हमारे पोपट भाई को, जगदीश भाई को, वो भी वहां से आए थे। तो इसी बीच में हमारे जितने भी राजस्थान से लोग आए उनको आपने सुना। मैं एक बार अंत और कहना चाह रहा हूँ, अंत में एक बात और कहना चाह रहा हूँ, चाहे जयेश का हो, चाहे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे भील प्रदेश विकास मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा का हो, कोई भी साथी हमारा सदस्य है, अगर राजनीतिक पर्पज से वो हमारे बीच में आए हैं और जो जयेश का गमछा लेके और भील प्रदेश का गमछा लेके 2023 में इन राजनीतिक पार्टियों के प्रचार करते पाए गए तो जिंदगी में ये गमछा मत लगाना आपको, जिंदगी में ये जो हमारा गमछा है, ये हमारा ताज है, ये आपका पीला गमछा है, वो ताज है। वो ताज को चंद टुकड़ों के लिए, चंद दारू की बोतल के लिए आप लोग गिरवी रखोगे तो हम लोग आपको भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चुनाव लड़ना है तो आप लोग अपना तरीका ढूंढिए। दूसरी बात मैं इसी मंच के वापस से कहना चाह रहा हूँ, मैं जयेश को कोस के जाना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्या बना रखा है जयेश का? कोई कहता है कांग्रेस की जय, कोई कहता है बीजेपी की जय, कोई कहता है फलाना की जय। तुम्हारी क्या कांग्रेस या बीजेपी वालों ने जयेश का गमछा दिया क्या? कांग्रेस वालों ने दिया क्या? ये गमछा समाज के लोगों ने तय किया है और समाज का सम्मान है। इस सम्मान ये गमछा भी हमारे समाज के लोगों ने तय किया है। आप लोग पीली क्रांति में विश्वास करते हो, पीली क्रांति हो, सफेद और गुलाबी क्रांति हो, लेकिन ये हमारे मूल रूप से आदिवासी समुदाय की क्रांति है और इस क्रांति पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। और अंत में एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमने जयेश के नाम से चाहे गुना हो, चाहे नीमच हो, चाहे आपका मनावर हो, चाहे कहीं में भी हो, हम लोग हमारे आप लोग भी अपने स्वयं के पैसों से, हम लोग भी हमारे स्वयं के पैसों से, चाहे हमको रोटी नहीं मिलती है। मैं इसी मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मैं घर से बुखारी निकला था, पोपट भाई और लाल संगत 2 रोटी लेके आए, मिर्ची रोटी गाड़ी में खा के आया हूँ। वो मेरे को लगा है आपके लिए, मैं हम चाहते हैं समाज को हम लोग कुछ दिशा दे पाए, लेकिन उसका गलत फायदा आप लोग मत उठाओ। और जितना भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, नेमावर के लिए हमने आंदोलन किया, सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन किया, कौन से आदिवासी को फायदा मिल गया? सारा घंटा हमारे आदिवासी रो रहे हैं। फिर हम लोग दौड़ के जाएंगे, वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, तुम्हारा नाम खटना क्यों है? हम तुम्हारे बीच में जो समाज के लिए लड़ेगा, समाज के लिए बोलेगा, उसके लिए अगर आज खून का कतरा भी बह जाए और हमारा सारा खून का कतरा दे जाए, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन राजनीति फाल देने वाले नहीं। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको चेताना चाहता हूँ, सावधानी देकर जाना चाह रहा हूँ। हमने राजस्थान के अंदर हमारा भील प्रदेश विकास मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, आपका युवा मोर्चा है और आपका जो आदिवासी परिवार है उसकी सामाजिक विंग है। उस सामाजिक विंग के ऊपर कभी भी राजनीतिक पार्टियों का टेक नहीं लगने दिया, टेक नहीं लगने दिया और आगे भी हम लोग लगने नहीं देंगे। हमने बीच का रास्ता निकाला, जिसको भी लड़ना है जाइए उस रास्ते से लड़िए। और राजस्थान के अंदर वो रास्ता तय करके हमने विधानसभा में 2 व्यक्ति भेजे। आज की तारीख में पूरे देश के अंदर कोई फिर के बारे में, आदिवासियों के बारे में बोल रहा है तो राजस्थान की विधानसभा में हमारे 2 एमएलए बोल रहे और वो जिस पार्टी से चुनाव लड़े थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। पार्टी सर्वोपरि नहीं है, समाज सर्वोपरि है। तो मैं देश के साथियों से कहना चाह रहा हूं, अभी 2023 का चुनाव आने वाला है। हम लोग मिले ना मिले, हम लोग वापिस इसी बावड़िया की धरती में इसी जगह मिले न मिले हो, अगली बार में मिलने वाले, इस जगह न मिले न मिले, लेकिन आप लोगों को तय करना है। आप जो 46 या 47 आपका एमएलए बनता है मध्य प्रदेश की धरती से, 47 में से अगर आपके पीली क्रांति ने कांग्रेस और बीजेपी का पैसा खा लिया, क्योंकि वो पैसा अपना है, चुनाव के अंदर वो भी गांव में घुसे, सालों का पैसा खा जाओ और पीली क्रांति का कोई आदमी तय करके विधानसभा में भेजो, ताकि आपके जितने भी अधिकार है वो डबल बजा के आपके अधिकार लाने का प्रयास करेगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कार्ती भाई कभी बेबी जो हमें कभी आने टिकट डाल दो और फिर चुपके से कोई आया कि भाई सचिन भाई आपको पटनावती दे देंगे, आप भेज जाओ।
फिर उधर से हमारे महेंद्र भाई को दे दिया, फिर इधर से लोकेश भाई को दे दिया, फिर इधर से हमारे बीच में जो सारे लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग हम लोग छूटते आ रहे हैं, डॉक्टर आनंद राय को दे दिया। हमारे ही लोग गालियां देते हैं डॉक्टर आनंद राय ऐसा वैसा है। लेकिन एक जो पहला गैर आदिवासी व्यक्ति है जिसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि उसने जब भी बोला है आदिवासी नहीं बोला, इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए भी आदिवासियों के बीच में आके बैठे हैं। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या डॉक्टर आनंद राय यहाँ से चुनाव लड़ेगा? झाबुआ से लड़ेगा या फिर 46-47 सीट से लड़ेगा? नहीं लड़ सकते डॉक्टर आनंद राय चुनाव। ये 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ लड़ेगा तो लड़ेगा, मात्र आदिवासी लड़ेगा। इसलिए आप लोगों को इनसे कंधे से कंधा मिला के जहां चुनाव लड़ेगा, लेकिन उनका विरोध करेंगे। मैं इसी मंच के मार्फत से बातों लेके जाना चाह रहा हूँ। ये हमारे भगत भाई बैठे, इनके विरोध में आपका ओएससी लक्ष्मण रकम मध्य प्रदेश शासन में बैठा हुआ बबन भाई के विरोध में बोल रहा है काबरा नक्सलवादी फलाना देगा, तो आप लोगों ने क्या घंटा बजाया? क्या किया आप लोगों ने? क्या समर्थन किया? जब हमारे वैचारिक गुरु हम लोग इनको मानते हैं या फिर आपका सिविलियन मानते हैं, तो कम से कम एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का विरोध कर रहा है, उनको गलत लिख रहा है और लिख रहा है कि भी प्रदेश और देश को पीएफआई फंड मिल रहा है। क्या आपको पीएफआई फंड मिल रहा है? हमारे भी प्रदेश वालों को पीएफआई फंड नहीं मिल रहा है। ये पीएफआई नाम है क्या? मैं लक्ष्मण सिंह बर्ताव को पूछना चाहता हूँ इस मंच के मार्फत से, राणा पूजा भीम की मंच के मार्फत से, कि पीएफआई फंड क्या है? लव दिमाग खराब करके वहां पे जब तुम्हारी नहीं के अंदर मैं आपको मजबूर होकर बोलना पड़ा मुझे, और आप लोगों को शायद बुरा भी लगा होगा, कोई समर्थन होगा, लेकिन सच्ची बात वही आदमी बोलेगा जिसका दिखना बड़ा होगा, जिसको मरने का कोई डर नहीं होगा। हो सकता है हम लोग रास्ते में जाए और वो लोग हमको गिरफ्तार भी करवा दे, हम रास्ते में जाए हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है। हम हमारा सारा वहां छोड़ के आए हैं, जो सर पे बांध के आए हैं वो बांध लिया तो आपका ताज है, और वोट दिया तो कफन है हमारे लिए। ये दोनों का काम करेगा, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी। मजबूर हुआ भाई, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा। संचालक वाले थोड़ा मुझे माफ करना, क्योंकि एक व्यक्ति को तो सत्य बोलना होगा, एक व्यक्ति को बोलना होगा, दूसरों को दूसरे बोले ना बोले मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। इस यात्रा विश्वास के साथ में आप लोग जय से कार्यकर्ता और इस इलाके में थोड़ा सा हमारा 2-3 जिले हैं, आपका भी प्रदेश का सब मिल के अगर आप लोगों ने प्लान बनाया, रणनीति बनाई, तो निश्चित रूप से आप लोग विधानसभा में बैठोगे, तब पूजा भीम के लिए आपको किसी सरपंच के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी विधायक के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी एमपी के सामने आप में से ही कोई मंत्री होगा, आप में से कोई एमएलए होगा, आप में से कोई एमपी होगा, प्रस्ताव पारित करो और ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके उसको पकड़ा दो, कलेक्टर को कह दो, कलेक्टर साहब हमारा इलाका अपने साले अपनी भाषा बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है। कलेक्टर साहब हमारे जैने साले जो तरीफ भोपाल नहीं गए, तुम्हारे एसपी साहब आए थे जो इंडियन पेनल कोड 1860 सीआरपीसी आदिवासी इलाका में सीधे तरीके से लागू नहीं थे, तो जो हमारा जो आजादी नहीं है, ये आप लोग कह सकते हो, जब कह सकते हो तब आपके एमएलए वहां पे आपकी रक्षा करने के लिए भोपाल में बैठा होगा, तभी कह सकते हो। अब मेरे जाने के बाद अगर आपने बोल दिया अरे क्रांति भाई तो बोल के क्या आता साला, मैं एसपी को ऐसा बोलता हूँ, वो जज के अंदर बंद कर देगा, ऐसा करना मत। जब तक आपकी ताकत नहीं होगी, जब तक आपका पावर नहीं होगा, तब तक कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो बाहर अंदर करे। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कमलेश्वर यहाँ पे बैठे हुए थे हमारे लोरिया, उनको जिला बदल बार कर दिया, वो तो कमलेश्वर को जिला बदल करने वाला कौन व्यक्ति है? कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या रतलाम जिले का है? मैं सवाल कर रहा हूँ, जिस कलेक्टर ने या जिस मजिस्ट्रेट ने कमलेश्वर के विरोध में या फिर ऐसा लेटर निकाला कि कमलेश्वर इस जिले से जिला बदल हो जा, बाहर हो जा, तो मैं वो कलेक्टर साहब को कहना चाह रहा हूँ इसी धरती के मार्फत से, झाबुआ की धरती के मार्फत से, कि भाई कलेक्टर महोदय तभी हो रतलाम के मूल निवासी हो क्या? जो रतलाम का नहीं है वो रतलाम के व्यक्ति को रतलाम जिले से बाहर करना चाह रहा है, ये सीधा 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। इसके लिए भी आपको बोलना होगा, लेकिन तैयारी के साथ में बोलना होगा। बंदूक लेके निकल जाओगे, आपका ये धनुष लेके निकल जाओगे और अंदर भाला ही नहीं होगा, तो आगे वाला कोई मुर्शिद नहीं होगा। इसलिए मैं अंत में अपनी बात को यही विराम दूंगा। एक नारा तो हम लोग खाते भी आए हैं, मैं कहूँगा मान रहे सम्मान रहे, भी प्रदेश का नाम रहे, मान रहे सम्मान रहे, भी प्रदेश का नाम रहे, मान रहे सम्मान रहे, भी प्रदेश का नाम रहे। और हमारे दोस्त हैं, उनके राजा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और उसके साथ में किसी को तोड़ना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर दूसरा वाक्य है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
आप समझे इस चीज को? पहले तो उसको विचारों से तोड़ना है, अपने जितने भी विचार है, चाहे जैसे भी विचार है, वो उसके दिमाग में ठुक ठुक कर उसको तोड़ना है, और उसके बाद विचारों से वो पागल हो जाएगा, तब उसको अपने साथ में जोड़ना है। मैं अंत में मुंजा भील को नमन करते हुए, हमारे बाबरा की धरती पे जो महापुरुष हुए धर्मस्त्रियों को नमन करते हुए, मेरी बात आपने सुनी। हमारे पीछे दो तीन वक्ताओं ने जो आपके मध्य प्रदेश के बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे ये वैचारिक गुरु पूरे प्रदेश के पूरे देश से माने जाते हैं, हमको ध्यान से सुनेंगे इसी आशा विश्वास के साथ में। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय भील। जंगल में गए वनवास के लिए, वहाँ बीमार हो गए, बीमार को इलाज के लिए दवाई दी, वो शबरी माता ने दी, आपने उसको विलन कर दिया। शबरी विलन ने झूठे बेर खाए। अरे शबरी विलन ने झूठे बेर अगर राम ने खाए उनके, और लक्ष्मण ने फेंकने गए पीछे, तो जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने बाण मारा और वो मूर्छित हो गए, तो वही शबरी विलन की दवाई से वो वापस जीवित हुए। आप इस हमारे इतिहास को हर जगह दबाया गया है। अगर हमारे इतिहास को खंगालेंगे तो आदिवासियों का इतिहास इस देश में सर्वश्रेष्ठ इतिहास है। और एकलव्य को आपने उसको, जब एकलव्य सबसे इतना बड़ा राजकुमार अर्जुन द्रोणाचार्य इतने लोग साथ में थे, और जब वो कुत्ता भूसता हुआ उधर से निकला और एकलव्य ने उसका मुंह ऐसा तीरों से छील दिया कि उसका खून तक नहीं निकला, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ये तो ऐसा कौन तनुधारी है जिसने, जय जवाहर लाल, ऐसा कौन तनुधारी है जिसने कि कुत्ते का मुंह छील दिया और खून तक बाहर नहीं आया। तो क्या किया हमारे वीर धनुधर के साथ, महाराज जी ने अंगूठा मांग लिया, अंगूठा कटवा लिया। इसी तरीके से हमारा इतिहास हर जगह छुपाया गया है। देखो, अगर बचपन से शेर को भी है ना रस्सी से बांध के और घास खिलाएंगे, हरा चारा खिलाएंगे ना, तो वो भी शेर शिकार करना भूल जाएगा, वो भी जंगल का राजा है, ये भूल जाएगा। आप अपना इतिहास जानो, खोजो, किताबों में खोजो, मोबाइल में खोजो, गूगल में खोजो कि मेरा इतिहास क्या है। जब इतिहास खुद पढ़ने लग जाओगे ना, तो अपनी आदिवासियत अंदर से जिंदा हो जाएगी और जंगल के राजा फिर से बन जाओगे। हम लोग भील प्रदेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और भील प्रदेश के लिए अगर हमें हमारे जान भी देनी पड़ी ना, तो हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं है। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी, जय जोहार, जय संविधान, जय भील। बहुत सी बातें हो गई है, मैं सिर्फ थोड़ी सी इतिहास पर फोकस करूंगा। 16वीं सदी में मुगल लोग आए थे भारत में, और वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर में बहुत सारे अलग अलग हिस्से में मतलब साम्राज्य हैं। वो ये चाहते थे कि ये जो साम्राज्य जिनका चल रहा है राजपूत लोगों का, इनको उखाड़ करके फेंक दिया जाए, साइड में कर दिया जाए, इनको अरेस्ट दे दिया जाए 5 साल या 50 साल। ये साथ बीजेपी को अरेस्ट लोग करते कि नहीं करते? मुगल लोग भी वैसा ही चाहते थे, राजपूतों को हटा करके भारत के अंदर अलग अलग जगह पे साम्राज्य स्थापित करना। तो मुगलों का जो हेड था वो अकबर हुआ करता था, और अकबर ने जो लड़ाई थी राजपूतों से, वो लड़ाई छीन करके मुगलों को लेनी थी, वो जो सत्ता थी वो, तो उन्होंने, क्या नाम था उसका पता है किसी को? मान सिंह ऐसा नाम था ना, मान सिंह को लड़ाई ठेके में दे दी थी। और सही कह रहा हूं, ये देख लेना, आप खोल के कर ले गूगल पर। तो मुगल जो सम्राट था अकबर, उसने ठेके में लड़ाई दी मान सिंह को, और वो आज जिसको आज उसको राजस्थान कहते हैं, और पहले उसको राजपूताना कहते थे। तो राजपूताना की जो लड़ाई थी, उसको राजपूताना की लड़ाई को लड़ रहे थे राणा प्रताप सिंह। तो राणा प्रताप सिंह एक तरफ से राजपूताना की लड़ाई लड़ रहे थे, और मुगलों की लड़ाई लड़ रहे थे राजा मान सिंह ठेके पर लेकर के। लेकिन मुझे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकता है, सुधार कर लेने वाले, जैसा मुझे पता है, तो इतिहास की बात कर रही हूं, भूल चूक हो सकती है गांधी दादा। तो वो जो आर्मी थी उसकी, मुगल की आर्मी, वो 3 टुकड़ों में बिखर गई थी। वो घेरा डालना चाहते थे, किस पर? प्रताप सिंह की सेना पर वो घेरा डालना चाहते थे। 3 अलग अलग टुकड़ों में बिखरे वो। राजा जो मानसिंह था, मानसिंह मतलब मुगल, उनकी सेना के लगभग, सोचना थोड़ा आंकड़ा गणित का, 50,000 से ज्यादा लोग थे सेना में। कितने? मुगल सेना के 50,000 से ज्यादा लोग थे। उनके पास में हाथी भी थे, उटड़े भी थे, तोपें भी थी, बंदूकें भी थी, तीर भी थे, तलवार भी थे। और एक तरफ प्रताप सिंह जो राजपूताना की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास में थे केवल, उनके 50,000 की तुलना में केवल 10,000 लोग थे। कितने? ओनली 10,000। उस 10,000 में हल्दी घाटी के आसपास का जो जंगली इलाका था, डूंगर वाला इलाका, उस डूंगर के 3,000 आदिवासी लोग भीड़। उन्होंने सोचा कि ये तो मुगल लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग, इनको ठोकने के लिए आए हैं, मगर जो राजपूत हार जाएंगे तो तकलीफ तो हम भील लोगों को भी होगी। ऐसा सोच करके हल्दी घाटी के आसपास वाले करीब 3,000 भील, उन्होंने सोचा चलो कूद पड़ो जंगल में, मुगलों के खिलाफ। 3,000 आदिवासी भील लोग थे, उनके पास में केवल तीर कमान होंगे, गोफन होंगे और फलिए वाले होंगे। भील आदिवासियों ने यह सोचा कि जान चली जाए तो कोई बात नहीं, क्या नहीं जाना चाहिए?
इज्जत नहीं जाना चाहिए। मतलब 1576 में, आज से मतलब कितना मोटा मोटा आइडिया, 500 साल पहले भील लोगों ने सोचा था इज्जत नहीं जाना चाहिए, जान चली जाए तो चले। मतलब जान सस्ती थी और इज्जत महंगी थी 500 साल पहले वाले भीलों में। और आज तो एक एक पोटली पी करके जब दे रहे हैं, इज्जत बेच रहे हैं। तो इसमें ये विचार बनता होना चाहिए। भाई राणा कुंजा की प्रतिमा लगा दी इतनी बड़ी, उसको बार बार देखोगे, मोटरसाइकिल लेके उधर जाओगे तो दिखेगा, उधर से फिर इधर आओगे देखेगा, हम जैसे लोग आगे हम भी देखेंगे। तो सीखेंगे क्या? थोड़ा मंथन करना चाहिए कि क्या है राणा कुंजा, क्या है हल्दी घाटी का युद्ध, कौन थे 3000 लोग 10 में से, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। उस 3000 भीलों में से लगभग 1600 भीलों की कुर्बानी हो गई थी। 3000 में से 1600 भीलों ने शहादत दे दिया। अब आप जोड़ लो जरा। और उनके 50,000 में से केवल 150 लोग मारे गए थे। कितने? केवल 150 लोग मरे थे मुगलों के। और जिन राजपूत लोगों का भीलों ने सपोर्ट किया था उनके 1500 लोग मर गए थे, और ज्यादातर लोग वो भील थे। उसके बाद जब आखिरी में रिजल्ट आया हल्दीघाटी युद्ध वाला, तो वो युद्ध अनिर्णित रहा। मतलब मुगल जीत नहीं सका और राणा प्रताप से हार नहीं सका। पता है कि नहीं? खड़े करो किसी को। क्या मैं सही कह रहा हूं? Who is preparing for competitive examinations, PSC, UPSC? क्या मैं सही बोल रहा हूं? 1976 की लड़ाई हल्दीघाटी वाली अनिर्णित रहा था कि निर्णय हो गया था? जीत गया था। कौन जीता था? आपका गलत फंड है, इसको सही कर लेना। अगर 3000 भील लोग नहीं जाते प्रताप सिंह की सहायता करने के लिए, तो प्रताप सिंह हार जाता कि नहीं हार जाता? मुगल लोग राजस्थान में कब्जा कर लेते कि नहीं कर लेते? अब पहले राजपूताना था, अब हो गया राजस्थान। अगर मुगल वहां पर जीत करके मुगल अपनी सत्ता बना लेते तो मुगलिस्तान हो जाता कि नहीं हो जाता? आज अपन कांतिदादा को बोलते, कांतिदादा कहां से आए? कांतिदादा गर्व से बोलते हम मुगलिस्तान से आए। बोलते कि नहीं बोलते? अगर मैं लड़ी हार जाते तो सही है कि नहीं? तो आज अगर राजस्थान का नाम भी कायम है तो राणा कुंजा भील की वजह से 1500-1600 भील लोगों ने शहादत दिया, उसकी बदौलत आज राजस्थान का नाम भी है। तो भाई लोगों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इच्छा आ गया है मेरे ख्याल से। मैं तो छोटी सी इतिहास की बात करके आया था। शॉर्टकट में कौन पुलिस पटवारी 3 स्टार 2 स्टार खड़े थे। भैया सुन लेना, यह अनुसूचित इलाका है 5वीं अनुसूची वाला भारत का। वैसे अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर परंपरागत कानून चलते हैं, ट्रेडिशनल राइट्स हमारे पास में। आपका अगर पुलिस वाला कोई भी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, पटवारी हो, चाहे तहसील वाला हो, चाहे कलेक्टर वाला हो, अगर आपको बामनिया के अंदर में या किसी को गांव में अगर आपको जाना है, आप बिना कोतवाल की सूचना करें, आप पहली बार तो आइए ही मत। और अगर आपको जाना है किसी गांव में तो कोटवार को, पटेल को, जो भी हमारी व्यवस्था है उसको लेकर के ही जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और सुनने में आ रहा था 5 तारीख को प्रोग्राम था। ये जो राणा कुंजा है, ये राणा कुंजा हमारे लिए देवता के तुल्य है, लेकिन राजपूत समाज के लिए ये भगवान के बराबर है। हमारे भगवान का भी कार्यक्रम 5 तारीख को था। वो 5 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल करवाने वाले, फेल करवाने वाले, बाधा डालने वाले जो लोग हैं, उनको एक एक को ढूंढ निकालेंगे हम लोग। इस प्रकार की जो दलाल कैटेगरी के लोग हैं, सरपंच बनकर बैठे हैं जनपद में, जिला पंचायत में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, जो ऐसी गांडू हरकत करता है उसको सबक सिखाना भी जरूरी है। आज ये हमको बाधा, हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। इनको अगर तुम सबक नहीं सिखाओगे, आने वाले समय में ये बिल्कुल नाग की तरह साबित होंगे। अभी कांतिलाल भूरिया जी का स्टेटमेंट चल रहा है फेसबुक पर। गुमान सिंह जी डामोर सांसद साहब बोलते हैं जय साले तो ईसा मसीह वाले, और कांतिलाल जी भूरिया कांग्रेस वाले बोलते हैं जय साले तो हमारे साथ में। मतलब ये जूते मांग रहे कि नहीं मांग रहे? बड़े नेता आप लोग अगर बात हो कांतिलाल जी भूरिया से तो बोलना कि उसका छोरा है विक्रांत भूरिया, उसको युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो किसकी वजह से? झाबुआ जयस की वजह से उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सही है कि नहीं? झाबुआ के अंदर में जयस वालों ने इतनी क्रांति पैदा कर दी आदिवासियों में, उन्होंने डर कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी ऐसा सोच करके विक्रांत भूरिया को अध्यक्ष बनाया प्रदेश का। तो जयस वालों की वजह से उसको बनाया है। सही है कि नहीं है? अगर यहाँ पर जयस मजबूत नहीं होती, जयस का डर नहीं लगता, तो युवक कांग्रेस का अध्यक्ष धार जिले का हो सकता था, जबलपुर का हो सकता था, भोपाल का हो सकता था, नहीं हो सकता था। एक तो हमारी वजह से तुम लोग को कुर्सी मिल रही पार्टी में, और फिर हमको ही गालियां दे रहे हैं। यह गलत है कि नहीं है? तालियां कम बजी, मतलब कांग्रेस वाले भी होंगे। पता है मुझे, तुम फोटो खींचो, बड़े बड़े नेता के पास में जाओ, तुम मेंबरशिप भी ले लो, लेकिन ये याद रखना, किसी भी पार्टी का टिकट चाहिए तो पार्टी वाले बोलेंगे कार्यकर्ता ले, क्या जयस वाले कार्यकर्ता तो जीत पाएगा। तो मेरा कहना है कि राजस्थान में कैसा चल रहा है, थोड़ा उनको फॉलो करो। क्या बोलते आप रहे सिलेक्शन प्रणाली, उसको भी करो ठीक ठाक। हमारे तो ऐसा ही किया था, सेलाना में 4 में से 4 के बेटे, एक चंदू बैठा आपके सामने। हाँ वो कुछ होते तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। थोड़ी बहुत इसको मिर्ची लगे भाई, बुरा मत मानना। जवान
मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस राणा कुंजा भील की मूर्ति स्थापना में जिन जिन भाइयों ने यहाँ पे दिन रात मेहनत करके इस मूर्ति स्थापना में अपना सहयोग दिया, वो भी उनको भी लाख लाख जोहार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं कि आज उन भाइयों ने इस मूर्ति स्थापना में अपना सहयोग कैसे दिया और 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठे करके आज इतनी बड़ी मूर्ति स्थापना करी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा यह भी निवेदन है कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, जगह जगह हमारे पूर्वजों की मूर्ति लगा रहे हैं। तो ये क्यों लगा रहे हैं, ये आपको सब हमको भी मालूम है, क्योंकि आज हमारा युवा जो पीली क्रांति है ये जाग गई है और हमारा समाज भी जाग गया है, इसलिए हमारे पूर्वजों की मूर्ति हर जगह लगाई जा रही है। और इसी तरह हर क्षेत्र में भी हमारे सभी पूर्वजों की मूर्ति लगाई जाएगी। और मेरा हमारे भाइयों से यह भी निवेदन है कि आप समाज सेवा के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना जरूरी है। आप अच्छी पढ़ाई करोगे, शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे तो आप एक न एक दिन डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये भी मेरा सुझाव है कि भाइयों को पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक नारा देना मैं चाहती हूँ लास्ट में, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बामनिया में प्रदेश के हर कोने से जयस के जाबाज कार्यकर्ता एवं समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज का दिन बामनिया की धरती के लिए गौरवान्वित का दिन है, क्योंकि हमारे वीर शिरोमणि राणा कुंजा भील के गाथा स्थापना में आए आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ये साथ ही हमारे आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि यहाँ मूर्ति लगाई जाए और रणनीति बनाई, और वो रणनीति आज कारनामा साबित करके दिखा दिया। तो साथियों, हमारे यही जन जागृति का कमाल है। और हमारे वीर शिरोमणि राणा कुंजा भील ने सिर्फ एक आवाज में मेवाड़ की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, और उनकी मूर्तियां राजस्थान में ही कहीं कहीं चिन्हित जगह पर ही है, लेकिन आज धीरे धीरे मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में और हर कोने में और हर फलिये में लगेगी, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और हम आदिवासी के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। और मेन बात, जो हमारी मूर्ति आज इस चौराहे पर हो रही है, इधर काजलिया रोड, नारेला रोड, तो एक मतलब बहुत ही शानदार स्थान है। धन्यवाद। हमारे कमलेश भाई बोल के गए हैं, मैं भी चाहूंगा उसी अंदाज में बात करूं, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने से अच्छा, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं। और जैसा कि हमारे से पहले अभी आनंद राय साहब आए थे, बहुत ही अच्छी बात की गई है। मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। इस देश की बात कर रहा हूं मैं, जिस देश में हम रहते हैं, बहुत महान देश है। इस देश को बनाया किसने बनाया? हम सबने मिलकर बनाया। क्या किसी एक व्यक्ति विशेष ने, एक जाति विशेष ने, एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने बनाया क्या? देश कब बनता है? जब इस देश में मजदूर, गरीब, किसान, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर एक जैसा काम करते हैं, इस देश के समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। और जब देश का संविधान निर्माण होता है और उसके संविधान के अनुरूप जो कानून कायदे होते हैं, उसके अनुसार देश के कानून कायदे चलते हैं, अनुसरण होता है, तब वो देश बनता है और उसी कानून कायदे के अनुरूप चलता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसको राहुल गांधी को हम लोग किस नजर से देखते हैं? कौन सा नेता है वो? राष्ट्रीय नेता। मोदी जी राष्ट्रीय नेता, आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता। लेकिन मायावती की बात करते तो क्या बोलते हैं? दलितों की नेता। रामविलास पासवान चमारों का नेता। मुलायम सिंह यादव यादवों का नेता। कांतिलाल भूरिया आदिवासियों का, मैं नहीं मानता, लेकिन वो सीट है आदिवासी की, तो आदिवासियों का नेता। तो जितने भी ट्राइबल सीट के लीडर वो सब आदिवासियों के नाम पर जाने जाते हैं। वैसे की वैसे हम जिस फोटो की बात कर रहे हैं, जिस स्टेचू की बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति स्थापना की बात कर रहे हैं, अरे जिसका इंटरेस्ट है उसका तो मूर्ति स्थापित करने से कैसे रोक सकते हो? आज राणा कुंजा भील नहीं होता तो मेवाड़ नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता तो कमलेश भाई ने बोल दिया मुगलिस्तान होता, राजस्थान नहीं होता, हिंदुस्तान नहीं होता। और उस देश को बचाने वाला, इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाला वीर शिरोमणि क्रांतिकारी वहां नहीं होता आदिवासी भील कौन था? राणा कुंजा भील था। वो देश का नेता नहीं, देश का क्रांतिकारी था। आज उसकी मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको 6x6 की जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमने फोटो देखी थी, कांति भाई और पूरी जो हमारी टीम गई थी, एक प्रस्ताव ठहराव के लिए एक छोटे से जनप्रतिनिधि से बहस कर रहे थे। कौन है भाई वो?
झाबुआ जिला 244(1) के अंतर्गत आता है। यहाँ 13(3) का लागू होती है, जिसको रूढ़िगत बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, उसको विधि का बल प्राप्त होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सरपंच के पास जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? नोट ने आप तुमने दिए, वोट हमने दिए। कमलेश भाई बोल के कैसे ही बोल रहे थे, राणा पुंजा भील ने गद्दारी नहीं की। उस समय उनने अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए अपने बलिदान दे दिए। उनने थोड़ा आंकड़ा कम बताया, मैं बता दूं, 1576 में जब आदिवासियों की फौज खड़ी हुई थी राणा पुंजा भील के नेतृत्व में, कम से कम 10,000 आदिवासी भील सैनिक थे। सारे के सारे युवा थे, और युवाओं के साथ में बुजुर्ग बहन बेटियां भी लड़ रही थी। उनके पास में कोई तोप नहीं थी, उनके पास कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास तीर कमान गोफन पाले हथियार थे, गुलाड़ी थी, जो आज भी हमारे पास है। गैर आदिवासियों को वो चलाते नहीं आती है, और उसी के लिए हम बार बार बोलते हैं कि इसको घर में रखो, इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये महाराणा प्रताप को भी बचा सकता है, ये हिंदुस्तान को भी बचा सकता है आदिवासी, तो भविष्य में हमारे समाज को भी बचाएगा, यही आदिवासी बचाएगा। कल जो नागपुर में महाधिवेशन था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो भी इसी चीज को लेकर था। हम लोग बार बार बोलते हैं मंच के माध्यम से कि समाज को बचाने वाली ये अंतिम ही पीढ़ी है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि समाज के साथ क्या हो रहा है। आज मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज हमारे ही क्षेत्र में हमको आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे ही क्षेत्र में हमारे सामुदायिक भवन नहीं है, सरपंच हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, लेकिन काम किनका हो रहा है? 3% लोगों का। जिलाध्यक्ष उनका होता है, वही न चाहता हमारे विधायक सांसद को, उनके बड़े बड़े बंगले, और हमारा यहाँ का आदिवासी मूल निवासी जिसकी जंगल जमीन है, जिसके ये पहाड़ है, जिसके इस पहाड़ के नीचे महान खनिज संपदाएं भरी हुई है, जिसके ऊपर पूरी सरकार की निगाह है, वही व्यक्ति गुजरात में, महाराष्ट्र में जाके पलायन कर रहा है। जो व्यक्ति यहाँ का मालिक था, वो आज मजदूर बन गया है। सबके सब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। क्या कारण है भाई? हम लोगों ने सब निठल्लों को बिठा दिया विधानसभा में, लोकसभा में। वो बोलते नहीं गुंगे बहरे, वो बिल्कुल रबड़ स्टंप की तरह काम करते हैं। जैसा उनका आका बोलता है वही काम वहां जाकर करते हैं। वो बोले उठ तो वो बोलेंगे उठेंगे, वो बोल देंगे बैठ जाओ तो वो करते हैं बैठ जाते हैं। और यहाँ का प्रशासन भी ऐसे ही हो गया है। यदि किसी विधायक सांसद का फोन आ जाएगा तो फटाक से लेटर पेड जारी कर देंगे, FIR भी कर देंगे, जमीन दे देंगे, अलाट कर देंगे, खदान अलाट कर देंगे, सब कर देंगे। लेकिन जब एक गरीब आदिवासी मजदूर व्यक्ति जाता है, या सामाजिक संगठन का व्यक्ति, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी जाता है, तो वही कर्मचारी अधिकारी, वही प्रशासन का अधिकारी, या वही जनप्रतिनिधि के दबाव की वजह से काम नहीं करता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा क्या कारण है भाई। एक व्यक्ति 500 किलोमीटर से आ रहा है, क्या कारण है? राजस्थान वाले या मध्य प्रदेश की धरती में आ रहे हैं, ये कोई गढ़ है क्या? क्या कांति भाई को ये झाबुआ बामनिया से चुनाव लड़ना है? क्या आनंद राय जी को इग्नोर से छोड़ के यहाँ आके चुनाव लड़ना है? क्या महेश भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत देश का आदिवासी एक मंच पर आ रहा है। यदि झारखंड में कोई बड़ी घटना होती है, नीमच में कोई बड़ी घटना होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, या देश के किसी भी कोने में होती है, कोई बड़ी घटना आदिवासियों के खिलाफ होती है, तो वहां पर ये आदिवासी एकजुट रहेगा, एक मंच पर आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो अपने हिसाब से आंदोलन नहीं करेगा, सशस्त्र आंदोलन भी करेगा। लेकिन अभी हमारे पास में, मैं बार बार बोलता हूं, तीर कमान नहीं, तीर कमान हमारे सांकेतिक हथियार है। अभी हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश की संविधान की प्रस्तावना को मानने वाले लोग हैं। और संविधान की प्रस्तावना बोलती है हम भारत के लोग, बोलती है। उसकी सबसे पहले जो लाइन आती है वो यही बोलती है, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में कोई दलित, मजदूर, चमार, भील, भिलाला, पटिया, बारेला, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत के लोग कब होते हैं? जब इसमें सभी धर्म के लोग आ जाते हैं, सभी जात के लोग आ जाते हैं, सभी धर्म के लोग आ जाते हैं। तो हम भारत को बनाने के लिए निकले हैं, हम हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए निकले हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को निभाने के लिए निकले, उसको बचाने के लिए निकले हैं। और यही पीढ़ी बची है जो हमारे समाज को बचा सकती है। नहीं तो गांव में बैठा हुआ अनपढ़ व्यक्ति, उसको नहीं मालूम बेटा आरक्षण क्या है, बेकलोक पद क्या होते हैं, जनप्रतिनिधित्व का आरक्षण क्या होता है, 330 क्या है, 332 क्या है, 244 क्या है। तो हमको ये जानकारी भी देना है, साथ में समाज को जागरूक करके साथ में लेकर भी चलना है, संगठित भी रखना है। छोटी छोटी चीजें छोड़ दो, कोई भील अलग हो गया, कोई भिलाला हो गया, कोई पटलिया हो गया, कोई बारेला हो गया, कोई अलाना हो गया, कोई फिरालाना हो गया, कोई ढिमका हो गया, कोई नीले गमछा वाला अलग हो गया, पीले वाला अलग हो गया, सफेद वाला अलग हो गया। तुम्हारा दुश्मन तो यही चाहता है कि तुम टुकड़े टुकड़े में बट आपस में कट के मर जाओ। तो हमको ये छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेगी। संगठनवाद छोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रवाद छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, उपजातिवाद छोड़ना पड़ेगा। समाज को एक मंच पे लाना पड़ेगा, एक मंच पर ये सब मुद्दे बांध कर आपको एक बुलंद आवाज में समाज का नारा बुलंद करना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे हम वो का एक है, नहीं तो हम वो का सब फेक है। ये समझ में आ रहा है। सब हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ। कोई राष्ट्रीय बन रहा है, कोई अंतरराष्ट्रीय बन रहा है, कोई प्रदेश का बन रहा है, समाज का कोई नहीं बन रहा है। सबको टेक चाहिए भैया, और सबको मंच चाहिए। तो मंच के पीछे मत भागो। जब तुम अच्छा काम करोगे तो मंच पे खुद लोग दौड़ा के ले आएंगे, आपको बुला के ले आएंगे। समाज के पीछे जाओ,
अंतिम पंक्ति में बैठकर समाज की बात करो, काम करो, वहां से उठा के यहाँ पर लाने का काम समाज का है, आपका नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बहुत सारे वक्ता है, सबको सुनना है। मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे बीच में एक अच्छे कवि है, रचनाकार है, जिन्होंने राणा कुंजा भील के बारे में वैसे गैर आदिवासी नहीं लिखते हैं, लेकिन पेशे से पटवारी है और जात के ठाकुर है, बहुत ही शानदार कविता लिखी है। वो हमारे साथ आए आज, कई अच्छे पुरस्कार मिले उनको, 700-800 पुरस्कार उनकी झोली में। उन्होंने जयेश के ऊपर और राणा कुंजा भील के ऊपर बहुत ही बढ़िया कविता लिखी है, उनको भी हम सुनेंगे। बाकी और अच्छे वक्ता है, उनको भी सुनेंगे। आपने मुझे समझ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जिंदाबाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।